नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का पाठ बाजार दर्शन जो कि आरोह का है उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। उसका समरी यानी इजी रूप में आप लोगों को इसको मैं समझाऊंगी और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी। और क्लास 9, क्लास 10, क्लास 7, 8 इसका भी मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं बाजार दर्शन के बारे में। प्रस्तुत निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया गया है। लेखक ने सार रूप में यह मत प्रकट किया है, यानी लेखक इसमें मत प्रकट किए हैं, अपना राय दिए हैं कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे या अहंग पूर्ति का नहीं। इस पाठ में यह दिखाया गया है कि मनुष्य को बाजार के चकाचौंध में नहीं पड़ना चाहिए और मन के अंदर संयम और संतोष की भावना रखनी चाहिए। जीवन के सबसे बड़ा शक्ति संयम होता है। जिस मनुष्य के अंदर संयम होता है, संतोष होता है, वही इस जीवन को सही ढंग से जी पाता है। जिसके अंदर संयम और संतोष नहीं होता, वह मकरे की जाली की तरह जाल बुनते बुनते उस जाल में ही उलझकर मर जाता है। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को विवेक बुद्धि से सोचना चाहिए कि जीवन जीने के लिए जो साधन की जरूरत है उसे ही उपयोग करना चाहिए, न कि बेमतलब का सामान घर में इकट्ठा कर दिखावे के पीछे भागना चाहिए। आज का मनुष्य दिखावे के पीछे भाग रहा है। आज लोग जो है दिखावे की संस्कृति को अपनाना अधिक पसंद कर रहे हैं। लोग यही सोचते हैं कि सामने वाले लोग उसको अमीर समझे। इसके कारण उनसे घर में अगर पैसे नहीं भी हैं तो कर्ज ले लेते हैं। इतना ही नहीं, चोरी, डकैती, अपहरण, हिंसा करके भी वह धन इकट्ठा करना चाह रहा है ताकि वह ऐशो आराम से रह सके। इसके गलत प्रवृत्ति के कारण समाज, देश, दुनिया में अशांति फैल रहा है। लेखक इस पाठ में यही समझाने का कोशिश किए हैं कि जिसका मन संयमी होता है, सच्चे अर्थ में वही सुखी है। उन्होंने 3 व्यक्तियों का उदाहरण दिया है इस पाठ में कि 2 मित्र और एक भगत जी। तो लेखक के एक मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि लेखक के एक मित्र जो हैं वे बाजार जाते हैं, मामूली चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन जब घर लौटते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा भी सामान ले आते हैं, बंडल उठा के ले आते हैं जिसका उनके घर में कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि इतना सारा खरीदारी वे कर लेते हैं बाजार के चकाचौंध में पड़कर कि उनको बाहर जाना था तो उनको टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। तो पूछने पर यह बताते हैं, जब लेखक उनसे पूछते हैं कि कहाँ गए थे, इतना सामान कहाँ से लाए, तो बताते हैं कि क्या करूं, बाजार तो इतना चकाचौंध से भरा है कि मुझे वहाँ रहा नहीं गया और मैं सारा सामान खाली वहाँ से ले आया, लेकिन क्या हुआ, मेरा मनी बैग खाली हो गया है। तो बाजार का आकर्षण यहाँ पर बताया गया है कि फालतू सामान अगर हम खरीद लेते हैं, बाजार तो आकर्षण के लिए है ही। बाजार अगर सजा हुआ, समरा हुआ नहीं रहेगा तो फिर कोई भी कस्टमर यानी कोई भी ग्राहक अगर वहाँ जाएंगे तो उन्हें तो सामान खरीदना है, इसीलिए बाजार को सजा समार कर रखना पड़ता है। लेकिन इस पाठ में लेखक बताते हैं कि मनुष्य के अंदर एक विवेक होना चाहिए, उनके अंदर एक बुद्धि होना चाहिए कि अगर हम घर के लिए ही कोई सामान खरीदते हैं तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, घर में खरीदना जरूरी है, वही खरीदें, ना कि दिखावे को अपनाएं। फालतू का कोई सामान खरीद लिए और सामने वाले को दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना हैसियत है, मेरे पास इतना पैसा है। तो आज के लोग क्या कर रहे हैं, आज के लोग अधिकतर हैसियत दिखाते हैं, भले ही बैंक में पैसा रहे नहीं रहे, क्योंकि बैंक तो कोई देखने जाएगा नहीं कि उसके बैंक में कितना पैसा है। लोग तो यही देखता है कि इसके घर में क्या है। तो आज जो आदमी है वही अपना रहे हैं दिखावे की संस्कृति
लोग अपना रहे हैं। यानी लोग जो है सच्चाई से अलग हो चुके हैं। जो सच्चाई होना चाहिए, उसके रग में इंसानियत होनी चाहिए, यह नहीं है। आदमी आज भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, विदेश का नकल कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से जो है अशांति बढ़ रही है। तो इस पाठ में यही लेखक का कहना है। और दूसरे मित्र का यहाँ पर उदाहरण देकर लेखक कहते हैं कि एक अन्य मित्र जो हैं वे दोपहर को बाजार गए और शाम को लौटे, बिल्कुल खाली हाथ लौटे। तो लेखक जब उनको पूछे कि बिल्कुल खाली हाथ तुम लौटे हो, तो पूछने पर बताए कि बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी ना ले पाया। क्योंकि वहाँ पर तो वस्तु के लेने का मतलब था शेष को ना छोड़ना। यानी ऐसा लग रहा था कि बाजार में निकला हूँ तो सारा चीज़ मैं खरीद लूँ, इसलिए मैं सोचा कि कुछ खरीद ही नहीं करूँ। तो दूसरा मित्र का यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं लेखक कि बाजार किस तरह से जादू के रूप में सबके मन मस्तिष्क में छा गया है। वहाँ पर लोग अपना सब कुछ भूल जाता है। तो कौन भूलता है, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं होता है। तो दो उदाहरण इसमें बताया गया कि एक मित्र क्या करते हैं, अपने टिकट का भी पैसा नहीं बचा पाते हैं और पूरा सामान खरीद लेते हैं। लेकिन दूसरा मित्र वह भी वहाँ पर ललचाई नज़र से बाजार में देखते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि नहीं, चलो ऐसे ही खाली ही चले जाएं, खरीदना है तो सब क्यों नहीं खरीद ले। तो यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि खाली मन और बंद मन का अंतर। तो यहाँ पर बताया है कि बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। यानी अगर मन को अगर हम शून्य के तरफ ले जाएंगे, शून्य किसको कहा जाता है, मन को अगर हम विवेक बुद्धि से काम में लगाएं, शून्य कहा जाता है कि परमात्मा के रास्ते पर जो चलते हैं। तो जिसके हृदय में परमात्मा का हमेशा जप रहता है, परमात्मा के बारे में जिस मनुष्य के हृदय में हमेशा सोच रहता है, ईश्वर के बारे में सोचते हैं, सच्चाई के बारे में सोचते हैं, तो वे कोई भी अगर कदम उठाएंगे तो सोच समझकर उठाएंगे, ना कि कोई भी गलत काम करेंगे। इसके विपरीत जिसका मन खाली मन है, खाली मन क्या होता है, शैतान का कहा गया है। तो अगर मन खाली है तो हमेशा खुराफात लोग सोचते हैं, गलत सोचते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि मन को हमेशा परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए। आगे लेखक बता रहे हैं कि भगत जी का एक किस्सा सुना रहे हैं कि भगत जी इसमें आ जाते हैं। दो दोस्त का तो यहाँ कहानी है ही, एक भगत जी भी आ जाते हैं। तो भगत जी के बारे में लेखक बताते हैं कि लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचते हैं और उनका नियम क्या है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते हैं। यानी वे केवल 6 आने अगर उनको हो गया कमाई, तो वे क्या करते हैं, बस 6 आना कमाई के बाद अपना रोजगार बंद करके घर चले जाते हैं। और जो बाकी चूरन बच जाता है उसको क्या करते हैं, बच्चों में बांट देते हैं। तो इस पर यह दिखाया गया है कि उनके ऊपर बाजार का जादू कोई काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है कि भगत जी जो हैं संयमित जीवन जीते हैं। भगत जी के अंदर कोई लालसा नहीं है। बाजार का जादू भगत जी के ऊपर कोई भी जो है उस पर असर नहीं करता है। क्योंकि भगत जी जो है, भगत जी को एक तो आमदनी का ज़्यादा लालच नहीं है कि मेरे पास इतना होना चाहिए, और भगत जी के मन में कोई दिखावे की भी प्रवृत्ति नहीं है। भगत जी सच्चे रास्ते पर चलते हैं। तो इसमें यह दिखाया गया कि आदमी भगत जी के जैसे, यहाँ पर लेखक यह कह रहे हैं कि मनुष्य ऐसा क्यों होते जा रहा है। कभी कभी उसको सीख तो लेना चाहिए। अगर कोई अच्छा रास्ता पर चल रहा है, हमारे देश में ही मान लीजिए कितने ऋषि मुनि हुए हैं। जैसे गांधी जी का ही उदाहरण लीजिए कि गांधी जी आवश्यकता से अधिक कभी भी वे जमा नहीं करते थे। उनके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पिता जिस तरह अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसी तरह महात्मा गांधी जी हर अपने देशवासियों को बच्चे की तरह प्यार करते थे और कभी भी धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करते थे। उनके आप शरीर पर भी वस्त्र देखते होंगे, एक धोती पहनते थे, कभी कुर्ता भी नहीं पहने होंगे, और उसी धोती को अपने गले में भी आधा लपेट लेते थे। तो इस तरह से उनका अगर आप इतिहास जानने का कोशिश कीजिएगा तो देखिएगा कभी भी गांधी जी कोई आवश्यकता से अधिक सामान नहीं इकट्ठा किए हैं, ना जमीन जायदाद खरीदे हैं। लेकिन आज का नेता देखिए,
आज के लोग अगर नेता बन जाते हैं तो देखिए तुरंत में वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो वो किसका मतलब कमाई से जनता को लूटते हैं। जनता के लिए जो सामान, जनता के लिए जो पैसे दिया जाता है, उसके लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, यानी बहुत तरह के जो ज़रूरत का चीज़ है उसको वो क्या करते हैं, अपने बैंक खाता में ले लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर आदमी संयमित जीवन से जीते हैं तो क्या होता है, संयमित जीवन जीने से उसके अंदर विवेक बुद्धि काम करती है और आगे सफलता आती है। तो इसमें यही बात कहा गया है कि पैसा तो पावर है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं पैसा पावर है। पैसा जब तक पॉकेट में है तब तक हम मन जो है बदलते रहता है, हमको यह लेना है, हमेशा उसको तृष्णा सताती है कि मुझे यह धन लेना, यह संपत्ति खरीदना, ये लेना, वो लेना, हमेशा मन में ऐसा रहता है। तो यहाँ पर लेखक यही बात को कह रहे हैं कि भगत जी का बाजार के बारे में क्या दृष्टिकोण है, यानी भगत जी के ऊपर कोई भी बाजार का चकाचौंध असर नहीं करता है। वे आकर्षण के पीछे नहीं भागते हैं, तो उनसे सीख लेना चाहिए। तो आगे लेखक बता रहे हैं कि बाजार की सार्थकता। लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। बाजार तो सजा समरा रहेगा ही, लेकिन अपना कुछ जो है अंदर ये बुद्धि होना चाहिए कि हमको जो ज़रूरत का चीज़ है वही खरीदे, ना कि दिखावे के चलते हम ऐसा कर लें। तो जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं, वे ना बाजार से कुछ लाभ उठा पाते हैं, ना बाजार उसको लाभ दे सकता है। तो ऐसे लोग बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्य में परस्पर क्या होता है, जो प्रेम भावना होता है वह खत्म हो जाता है। ग्राहक और विक्रेता के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में प्रेम भाव नहीं रहता है, मानो एक दूसरे को लोग ठगने के ताक में रहते हैं। अब ग्राहक चाहता है किसी तरह हम दुकानदार को ठग लें, दुकानदार चाहता है कि हम ग्राहक को पटाकर उसको लूट लें। तो इस तरह से क्या होता है, बाजार में शोषण बढ़ रहा है, कपट सफल हो रहा है, निष्कपट मारा जा रहा है। तो ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है और अनीति शास्त्र है। तो यह था बच्चों बाजार दर्शन का इजी रूप में एक्सप्लेनेशन यानी सारांश। तो आप बाजार दर्शन के बारे में इसमें अच्छी तरह से जान गए होंगे कि जैनेन्द्र जी बाजार दर्शन के बारे में, यानी बाजार का जो चकाचौंध है और मनुष्य का जो आकर्षण है उसके बीच में क्या, दोनों के बीच में अंतर है, किस तरह से मनुष्य का जीवन सार्थक होगा और मनुष्य को क्या करना चाहिए, चकाचौंध से कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में आपको बाजार दर्शन पाठ में दिया गया है। आगे मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। यानी बाजार का जब जादू चढ़ने लगता है मनुष्य के ऊपर कि मुझे यह खरीदना है, ये चीज़ खरीदना है, तो क्या असर पड़ जाता है, मनुष्य के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इसका आंसर है, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के वश में हो जाता है। वह लालच में आकर गैर जरूरी चीज़ों को भी खरीद लेता है। जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी नहीं है उसको भी वह खरीद लेता है लालच में। लेकिन बाद में उसको पता चलता है, जब घर में उसको दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है, बहुत तरह से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है घर की परिस्थितियों में, तो तब वह समझता है कि यह तो मैं बेमतलब का खरीद लिया। परंतु जब जादू उतरता है तो उनको आभास हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि वे वस्तुएं उसे आराम देने की बजाय उसके आराम में खलल डाल रही है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ सोच रहा था कि इस चीज़ से मुझे आराम मिलेगा, वह आराम नहीं मिलता है, बल्कि उसको चुभता है कांटों की तरह कि मैं अब किस तरह से घर चलाऊंगा। तो इस तरह का इसमें पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। 2008 में भी पूछा गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि बाजार में भगत जी के बारे में जो मैं अभी आपको बताई हूँ कि
बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है, यानी उनके अंदर कौन सा ऐसा गुण है जो हम लोगों को खींचता है यही गुण अपनाने के लिए। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो इसका आंसर होगा, भगत जी चौक बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं, यानी बाजार में वे जाते हैं, बाजार के चकाचौंध को वे देखते हैं, लेकिन उसे देखकर वे भौचक्के नहीं होते, उनको कोई आकर्षण नहीं दिखता है उसमें। ऐसा नहीं है कि लालायित रहता है कि मुझे बाजार में ये चीज़ लेना है, ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, यह सब के पीछे जो है भगत जी नहीं रहते हैं, दिखावे के पीछे नहीं रहते हैं। उनके व्यवहार में असमंजस नहीं होता, वे खोए खोए से नहीं खड़े रहते हैं, यानी उसी सामान खरीदने के पीछे नहीं रहते हैं। भांति भांति के बढ़िया माल के प्रति उनके मन में कोई अप्रीति का भाव भी नहीं आता है। कितना भी वहाँ पर रंग बिरंग का चीज़ बिकता हो, लेकिन उनके मन में ऐसा कोई आकर्षण नहीं होता है। वे खुली आँख, तुष्ट मन, मग्न भाव से चौक बाजार में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे चुपचाप रहते हैं, वे आंखें खोलकर चलते हैं, सारा चीज़ को देखते हैं, फिर भी उनके दिलो दिमाग पर कोई भी असर नहीं होता है। मार्ग में पड़ने वाले फैंसी स्टोरों पर भी वे नहीं रुकते हैं। उनको जीरा और काला नमक खरीदना होता है तो वे आराम से जीरा और काला नमक ही खरीदेंगे, यानी अपना ज़रूरत का केवल चीज़ खरीदेंगे। अतः वे पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। उनके व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू लेख में उभर कर आया है। निश्चय ही भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। यानी अगर हम भगत जी का आचरण के बारे में सोचें, उनके व्यक्तित्व से कुछ अगर सीखना चाहें तो मन को शांति मिलती है, जीने के लिए एक मार्ग मिलता है। अधिक से अधिक सामान जोड़ने की वासना समाज में अशांति उत्पन्न करती है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार ही खरीदारी करे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, मनुष्यों में असंतोष नहीं होगा, अतः समाज में शांति स्थापित हो सकेगी। तीसरा प्रश्न क्या है? बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो इसका उत्तर है, बाजारूपन का आशय है, यानी मतलब है कि ऊपरी चमक दमक और दिखावा। जब आप बाजार में जाएंगे तो वहाँ पर दिखावा रहता है। अगर अच्छा से दिखावा नहीं रहे तो लोग वहाँ पर नहीं जाएगा खरीदने के लिए। अगर मान लीजिए कुछ टीवी है, कुछ भी है वहाँ पर, तो इस तरह से वहाँ पर पैकिंग किया होता है, इस तरह से रहता है कि लोग उसको देखकर लालायित हो जाता है कि यह चीज़ हमको खरीदना ही चाहिए। जब माल बेचने वाला बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वहाँ बाजारूपन आ जाता है। क्या होता है, कभी कभी लोग क्या करता है, अपना सामान बेचने के लिए जो बेकार की भी चीज़ें होती है उसको इस तरह से आकर्षक बना देता है, इस तरह से उसका पैकिंग करता है कि ग्राहक उसको लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, बाद में ग्राहक ठगे जाते हैं। तो इसी प्रकार जब ग्राहक ज़रूरत की चीज़ों की बजाय अपनी मनी पावर दिखाने के लिए बाज़ार में माल खरीदता है कि मेरे पास इतना पैसा है, तो वहाँ भी बाजारूपन होता है, वह भी तो दिखावा ही करता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक तो बेचने वाला दिखावा कर रहा है और दूसरा खरीदने वाला भी अपना मनी पावर दिखा रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना धन संपत्ति सामर्थ्य मेरे पास है। तो इस व्यवहार में छल कपट और शोषण का बोलबाला होता है। जो मनुष्य बाजार में आवश्यकता की चीज़ें ही खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो दुकानदार ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार चीज़ बेचते हैं उन्हें लुभाने के लिए नहीं, वहाँ भी बाजार सार्थक हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो बाजार की आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, यानी वही सार्थक हो सकता है, क्योंकि आवश्यकता की चीज़ अगर खरीद रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चौथा प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता कि वह किस जाति से संबंधित है। वह देखता है कि सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को, माने खरीदने की शक्ति, उसके पास पैसे हैं। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं?
उत्तर, बाजार में सभी जाति, धर्म और लिंग के व्यक्ति जाते हैं। बाजार में आप देखते होंगे कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही जाति का कोई लोग जाएंगे, वहाँ विभिन्न जाति के लोग, हमारे देश में भी जो जितने जाति के लोग हैं सबको अधिकार है कि वहाँ जाकर सामान खरीदें। सभी अपने प्रयोजन की वस्तु, जो ज़रूरत की वस्तु है उसको खरीदते हैं। कोई ग्राहक और बेचक की जाति, धर्म या लिंग नहीं देखता। वहाँ व्यक्ति की महत्ता उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। बेचक उसकी ग्राहक को अधिक महत्व देता है, जो अधिक खरीदारी करता है। इस दृष्टि से बाजार जाति धर्म का भेद मिटाकर सामाजिक समरसता की रचना करता है। हम लेखक के इस मत से सहमत हैं, क्योंकि समाज के अन्य क्षेत्रों में यदा कदा अवरोध दिखाई देती है। यथा मंदिरों में कुछ जातियों की पूजा को रोका जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लेखक इस बात से सहमत है कि समाज के अन्य क्षेत्र में क्या होता है कि अगर आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर देखा जाएगा कौन जाति के लोग पूजा कर रहे हैं। मुसलमानों में शिया सुन्नियों की मस्जिदें अलग अलग हैं। ये विभाजन सामाजिक समता को कम करने वाले हैं, यानी समाज में एकता नहीं स्थापित लोग कर पाते हैं। इस दृष्टि से बाजार सचमुच सामाजिक समता की रचना है। यानी इस दृष्टि से अगर हम देखें तो बाजार क्या है, वहाँ पर एकता दिखाई देता है कि कोई भी जाति धर्म के लोग वहाँ पर, सभी जाति धर्म के लोग वहाँ जा सकते हैं। 5वां प्रश्न, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। क का, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। दूसरा, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो क का उत्तर क्या है, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। तो इसका उत्तर है पैसा सचमुच में पावर है। लेखक का मत है, मतलब लेखक का मानना है कि यदि मकान या कोठी विविध प्रकार के साजो सामान से युक्त है तो देखने वाले उसकी मनी पावर का प्रभाव देखता है। यदि आप किसी के घर में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि हर चीज़ सजा समरा है, तो वहाँ पर ऐसा मन में प्रतीत हो जाता है कि इसके पास अधिक पैसे हैं। पैसे की पावर समाज में आए दिन प्रकट होती है। यथा क का, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। धनपतियों के बच्चों की शादी में जब बड़े से बड़े राजनेताओं की उपस्थिति देखते हैं तब सामान्य जन पैसे की शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। क्या होता है, धनपतियों के बच्चे की जब शादी होती है तो क्या होते हैं, बड़े बड़े राजनेता वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तब सामान्य लोग ये सोचते हैं कि इनके पास पैसे बहुत हैं। जब शादी के महंगे कार्ड, अभी आमंत्रितों की बड़ी संख्या तथा बारातियों का लाखों की भेंट का वर्णन पढ़ने सुनने को मिलता है, तब पैसे की शक्ति का परिचय मिलता है। ख का, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो यहाँ पर बताया है कि पैसा पावर है, किंतु यदा कदा यह भी देखने को मिलता है कि पैसे की शक्ति व्यर्थ चली जाती है। सबसे बढ़िया उदाहरण तो मौत का है कि कितना ही पैसा खर्च कर ले, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। इसी प्रकार चुनाव में जनता बड़े बड़े पैसे वालों को हराकर बता देती है कि पैसा व्यर्थ गया। जब गांधी जैसे महान और ईमानदार व्यक्ति को बड़े बड़े लोभ लालच डिगा नहीं पाते तो बोध होता है कि पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिएगा, पाठ के आसपास है। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, जैसे क का है मन खाली हो, मन खाली ना हो। ग का मन बंद हो, घ का मन में नकार हो। तो क का है मन खाली हो। तो यहाँ पर बच्चे अपना मत दे रहे हैं। ये जो है अनुभव का चीज़ है, एग्जाम में भी इस तरह से आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जानकारी चाहिए। तो इसमें मन खाली हो तो किस तरह लिखा जाएगा। जब मैं केवल घूमने के उद्देश्य से बाजार जाता हूँ तो प्रायः हर चौंधियाती हुई चीज़ पर अटक जाता हूँ। तब मैं जगमगाते हुए प्रकाश में करतब दिखाती चीज़ों को देखकर उन्हें खरीद लेता हूँ। जैसे मैं चांदनी चौक के फुटपाथ पर वह खिलौना उठा लाया जो रंग बिरंगे डिजाइनों को दिखाते हुए घूमता रहता था। एक दिन वह चला भी, परंतु दूसरे ही दिन वह बंद हो गया, परंतु उसे फेंकने का मन भी नहीं कर रहा था। तो यह मन खाली हो तब है। और यहाँ मन खाली ना हो तो क्या होगा,
यहाँ पर दिया है कि मुझे दिल्ली के करोल बाग बाजार से एक जीन्स खरीदनी थी। मैंने देखा कि मेरा मन मिठाई, जूते, आभूषण, क्रॉकरी आदि किसी भी दुकान पर नहीं अटका। मैं केवल उसी दुकान को देखता था जिसमें जीन्स उपलब्ध थे। रेडीमेड गारमेंट की एक दुकान में गया तो वहाँ हर तरह से आधुनिक फैशन के कपड़े थे। वे सब मुझे अपनी ओर खींच रहे थे, परंतु मैंने दुकानदार से पूछा, जीन्स है? दुकानदार ने मुझसे जीन्स के काउंटर पर भेजा, जहां मैं जीन्स खरीदकर वापस आ गया। मुझे कोई भटकन नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब मन खाली ना हो, यानी मन में एक ही इच्छा थी कि मुझे सिर्फ जीन्स लेना है, फालतू का सामान नहीं लेना है, तो वो क्या करेंगे? फालतू का चीज़ नहीं खरीदेंगे, जीन्स ही खरीदेंगे। तीसरा है गौ का मन बंद हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? उस दिन मैं उदास था, बाजार गया तो लगा कोई चीज़ मुझे सुहा नहीं रहा। मुझे जगमगाती रोशनियां व्यर्थ लगी। दुकानदारों और एजेंटों को बुलाती हुई आवाज़ें फुहर लगी। कपड़ों की दुकानों पर खड़ी मूर्तियां पत्थर प्रतीत हुई। मैं बिना रुके कहीं रुके बाजार से निकल गया। यानी उनका मन बंद था। अब घ का देखिए, मन में नकार हो। एक दिन मैं बाबा रामदेव का भाषण सुनकर कमला नगर मार्केट से गुजरा। मुझे लगा कि ये सारे दुकानदार ठग हैं। यह कचौड़ी वाला खट्टी चटनी डालकर सबका स्वास्थ्य चौपट कर रहा है। ये फैशन की दुकानें हमारी लड़कियों को बदतमीज बनाने में लगी हुई है। ऐसा सोचते सोचते मैं सबको कोसता हुआ बाजार से निकल गया। मुझे प्यास लगी तो मैंने वहाँ रखे मटकों का पानी भी नहीं पिया। तो इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं या मानती हैं? उत्तर, कोई भी व्यक्ति कभी भी एक प्रकार का ग्राहक नहीं रह पाता। निम्न और मध्य वर्ग के लोग प्रायः आवश्यकता अनुसार बाजार का उपयोग करते हैं। वे बाजार को सार्थक बनाते हैं। मैं भी प्रायः बाजार का आवश्यकता अनुसार उपयोग करता हूँ। आवश्यकता न होने पर बाजार में कदम भी नहीं रखता। कभी कभी मध्यम वर्ग के लोग भी उच्च वर्ग के लोगों जैसा व्यवहार करते हैं। प्रायः बड़े बड़े बाजारों में घूमते समय पर्यटन के दौरान वे बेकार की वस्तुएं खरीद लाते हैं। मैं भी पर्यटन के दौरान कभी राजस्थानी, कभी हिमाचली, कभी कैसी वेशभूषा खरीद लाता हूँ, परंतु अपने नगर में वे अजीब सी लगती है, इसलिए उन्हें पहन नहीं पाता हूँ। आगे दिया हुआ है प्रश्न 3 है, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह से बाजार में नज़र आती है? उत्तर है, परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति बड़े बड़े मॉलों में दिखाई देती है। वहाँ चकाचौंध और लूट भी पूरे उभार पर होती है। वहाँ जब 200 रुपये की चीज़ 1000 में मिलती है तो मनी पावर वाले लोग इसे अपने स्तर के अनुकूल मानकर बड़ी शान से दुनिया को दिखाते हुए ले आते हैं। सामान्य बाजारों तथा हाटों में ऐसे दृश्य कम होते हैं। चौथा प्रश्न है, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, हम लेखक की बात से पूरी तरह सहमत हैं। बाजार की शक्तियां अर्थात दुकानदार ग्राहक की आवश्यकता का भरपूर शोषण करते हैं। तभी किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तो प्याज, चीनी, गैस आदि चीज़ों के भाव आसमान छूने लगते हैं। आज दुकानदारों का धर्म लूटना हो गया है, अतः वे जरूरत के समय मनमानी लूट मचाते हैं। पिछले दिनों सरकार की नीतियों के कारण गैस का सिलेंडर खुलेआम मिलना शुरू हो गया था, परंतु जैसे ही सरकार बदली पता नहीं गैस एजेंसियों को क्या हुआ। जब देखो गैस की कमी दिखाई देती है। गैस एजेंसियों के मालिक ग्राहकों को दोगुने तिगुने भावों पर गैस बेचने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ 5वां प्रश्न है, स्त्री माया न जोरे। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत किया गया है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? उत्तर, स्त्री को घर गृहस्थी चलानी होती है। उसे घर भर की सुविधाओं का ध्यान रखना होता है। वह एक एक चीज़ का महत्व जानती है। इस कारण उसका उपयोगी चीज़ें खरीदना भी दूसरों को माया जोड़ना प्रतीत होता है। दूसरे, स्त्री सौंदर्य के लिए जानी जाती है। कुरूप से कुरूप पुरुष भी अपने लिए सुंदर पत्नी चाहता है। स्त्री इस रहस्य को जानती है, इसलिए वह पुरुष की नज़रों में सुंदर दिखने के लिए नए नए गहने, नए नए कपड़े, नए नए आभूषण चाहती है। अतः माया जोड़ना उसकी प्रकृति नहीं अपितु
पुरुष प्रधान समाज में उसकी ज़रूरत बन गई है। आगे दिया है आपसदारी, तो यहाँ पर यह दिया गया है कि ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उसके लिए आसानी नहीं के बराबर हो जाता। भगत जी की इस संतुष्टि निष्प्रियता की कबीर की इस सुक्ति से तुलना कीजिए। तो यहाँ पर है, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाके कछु न चाहिए सोई सहंसाह। उत्तर है, भगत जी उतना सामान खरीदते हैं जितने उनकी आवश्यकता होती है। वे निर्लोभी हैं, यानी उनको लोभ नहीं है। भरा बाजार उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। कबीर का दोहा इसी भाव को पुष्ट करता है, दोनों में पूर्ण समानता है। आगे है, विजयदान देथा की कहानी दुविधा के अंश को पढ़कर आप देखेंगे कि भगत जी की संतुष्टि जीवन दृष्टि की तरह गरेरिये की जीवन दृष्टि है। इससे आपके भीतर क्या भाव जगते हैं। तो इसमें दिया गया है कि परीक्षा उपयोगी नहीं है, तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और आप मेरे चैनल देव नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।